Go. Hey guys, welcome back to my channel. This is Dimi here, and today I am present with a new video in which I am going to discuss some phrases, idioms and vocabulary related to IELTS speaking and writing. आज मैं लेके आई हूँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चीज़ें जो कि हैं इतनी बढ़िया कि अगर आप इनको अपनी आइल्स की स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो आई गारंटी यू कि अगर आप इनको ठीक ढंग से सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके बैंड्स जो हैं उनमें इंक्रीमेंट होगा ही होगा। आपके अच्छे बैंड्स, डिज़ायरेबल बैंड्स आपके सामने पड़े हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट फ्रेज जो कि है बेटर सेफ देन सॉरी। बेटर सेफ देन सॉरी इंग्लिश का एक ऐसा फ्रेज है जिसका मीनिंग है टू बी कॉशियस, जिसका मतलब है सावधान रहना। हम वो कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। पछताने का तब क्या फ़ायदा है जब काम बिगड़ ही चुका होता है। इससे पहले ही अपना सावधान रहो। कॉशियस का मीनिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो कि वोकैबुलरी पार्ट 2 थी उसके अंदर डिस्कस किया था। इसका मीनिंग होता है सावधान रहना। और बेटर सेफ देन सॉरी का एग्जाम्पल है, As I am well aware about the repercussions of eating fast food, I avoid eating it a lot. I know it's yummy, but better safe than sorry. क्योंकि मुझे फ़ास्ट फूड खाने के रिपरकशंस के बारे में पता है, इसीलिए मैं फ़ास्ट फूड को ज़्यादा खाना अवॉइड करती हूँ। मुझे पता है ये यमी होता है, स्वाद होता है, लेकिन पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही सावधान रहें। अब इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, रिपरकशंस, जो कि है हमारा आज का पहला वोकैबुलरी वर्ड। रिपरकशंस का मीनिंग होता है एन अनप्लेजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू। कुछ भी ऐसा काम जो हम करते हैं जिसका जो रिजल्ट है वो बुरा निकल कर आता है। रिपरकशन वर्ड को आप अपने राइटिंग टास्क 2 के अंदर अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं जब आपको डिस्कस करना हो किसी भी एक्टिविटी, किसी भी ट्रेंड के बुरे रिजल्ट्स के बारे में। आप इसी तरीके से आप इसको स्पीकिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और रही बात हमारे बेटर सेफ देन सॉरी फ्रेज़ की, इसको भी आप अपने राइटिंग के अंदर और अपनी स्पीकिंग के अंदर अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो भी एक फ्रेज़ है जो कि है बियॉन्ड बिलीफ। बियॉन्ड बिलीफ का मतलब है इम्पॉसिबल टू कंसीव और बिलीव। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात जिसके ऊपर विश्वास कर पाना इम्पॉसिबल के बराबर है, जो बात हमें हज़म ही नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ डेज क्रिमिनल्स आर सो डिवियस दैट द ट्रिक्स यूज्ड बाय देम टू कमिट अ क्राइम आर बियॉन्ड बिलीफ। आजकल के ज़माने के अंदर क्रिमिनल्स इतने डिवियस हैं कि उनके द्वारा क्राइम करने के लिए जो ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं वो हम विश्वास भी नहीं कर सकती कि ऐसी भी कोई ट्रिक हो सकती है भला। हाँ जी, आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है जो कि है डिवियस। अब डिवियस हमारा आज का सेकंड वोकैबुलरी वर्ड है। डिवियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट वे, कि चालाक होना लेकिन अपनी चालाकी को डिसऑनेस्ट, गलत तरीके से यूज़ करना। अब इस वर्ड को आप अपने राइटिंग टास्क 2 के अंदर बहुत जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे राइटिंग टास्क ऐसे आते हैं जिसमें हमें क्रिमिनल्स के पॉइंट्स को लेकर आना होता है आगे, तो उस जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसी जगह पर इसी को वर्ड को अलग तरीक़ों से स्पीकिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बियॉन्ड बिलीफ जो फ्रेज़ है इसको भी आप अपनी स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग टास्क 2 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एक इडियम जो कि है बिग पिक्चर। बिग पिक्चर का मतलब होता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव नॉट इन स्पेसिफिक, या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉड व्यू। मतलब कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल सारी चीज़ों को देखकर एक ओवरऑल व्यू देख रहे हैं, एक ब्रॉड व्यू के अंदर अपनी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, दे मेड अ लॉडेबल अटेम्प्ट बाय लुकिंग एट अ बिग पिक्चर टू नो द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लिटल डिटेल्स। उन्होंने एक लॉडेबल अटेम्प्ट किया, क्या करके? उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इफ़ेक्ट है उसको जानने की कोशिश की, एक ओवरऑल व्यू देख के कि सारा बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उन्होंने छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं किया बल्कि ओवरऑल इफेक्ट देख के एक बड़ा मीनिंग लेकर सामने आए। अब इस एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने एक वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया है जो कि है लॉडेबल।
अब लॉडेबल का मतलब है डिजर्विंग प्रेज, एडमायर और एप्रिसिएशन, मतलब कुछ भी ऐसा काम जो कि प्रेज यानी कि तारीफ के काबिल है। अब लॉडेबल वर्ड को भी आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। बिग पिक्चर एक ऐसा इडियम है जिसे आप अपनी स्पीकिंग में तो यूज़ कर ही सकते हैं, बल्कि अपने राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हमारे राइटिंग टास्क के अंदर एक ऐसे एसेज आते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ज़्यादा हम बात करें तो इसके एडवांटेजेस हैं। मतलब इसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़्यादा है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ जो है वो नेगेटिव डेवलपमेंट की भी आती है। हमारा दिमाग घूमने लगता है, तो हम कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिव डेवलपमेंट की बात कर देते हैं। उस टाइम पे आप एक ओवरऑल इफेक्ट की बात अपने राइटिंग टास्क के अंदर कर सकते हैं, ये लिखकर कंक्लूजन के अंदर, येस आई बिलीव दैट देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज रिलेटेड टू दिस ट्रेंड, बट लुकिंग एट अ बिग पिक्चर दिस ट्रेंड लीड्स टू अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो इस तरीके से यूज़ करके आप अपने राइटिंग टास्क 2 को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट इडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मीनिंग है टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन फुलफिल, मतलब कुछ ऐसी जिम्मेदारियां ले लेना, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेना जिसे हम पूरा भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई नो दैट आई विल फेल टू कीप द प्रॉमिस इफ़ आई बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा करने का प्रॉमिस कर लिया जो मैं नहीं कर सकता, या कुछ ज़्यादा करने का प्रॉमिस कर लिया लेकिन मैं उससे कम कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस काम में फेल होऊंगा ही होऊंगा। तो इस इडियम को आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मीनिंग है एनी मिसफॉर्च्यून, एनी बैड इंसिडेंट और एक्सीडेंट अल्टीमेटली लीडिंग टू पॉजिटिव रिजल्ट। कुछ भी ऐसे बुरी घटना हो गई, बैड लक सामने आ गया, लेकिन अंत जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही निकला। तो एग्जाम्पल के तौर पे, आई बिलीव दैट इट इज़ ऑप्टिमिज्म इन ह्यूमंस थ्रू विच अ पर्सन कैन इवन फाइंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे इस बात पे विश्वास है कि ह्यूमन के अंदर ऑप्टिमिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा इंसान बुरे समय के अंदर भी अंत में खुशियों को हासिल कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने एक वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया है जो कि है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब है द फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी होप आना कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा, वो सक्सेसफुल होगा। अब ऑप्टिमिज्म वर्ड को आप अपनी स्पीकिंग के अंदर बहुत जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी राइटिंग टास्क के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इडियम को भी आप अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, जिसका मीनिंग है वर्क हार्ड इग्नोरिंग हेल्थ। इतनी ज़्यादा मेहनत करना किसी काम के अंदर खोकर कि अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखना। आजकल वैसे भी ऐसा ही होता है। तो चलिए एग्जाम्पल बेसिस से रिलेटेड ले लेते हैं। Example, it is true that people are so much engrossed in their work that they burn candle at both ends to earn more and more money. आजकल के ज़माने में ये बिल्कुल सच है कि लोग अपने कामों में इतना एनग्रोज हो गए हैं कि वो इतना ही मेहनत करते हैं अपना पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए कि वो अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब ये बात एक्चुअल में सच है भाई। अब इसके अंदर भी मैंने एक वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया है जो कि है एनग्रोज्ड, और एनग्रोज्ड का मीनिंग है सो इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन। किसी काम के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाना कि आप उसमें डूब ही जाओ, कि उसमें अपनी सारी अटेंशन डाल दो। अब इस वर्ड को भी आप अपने राइटिंग टास्क 2 के अंदर अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्पीकिंग के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स को भी आप अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और राइटिंग टास्क 2 में भी कई जगहों पर जब आप आजकल के ज़माने की बात कर रहे हो या वर्कहॉलिक नेचर के लोगों की बात कर रहे हो, तो उस जगह पर आप इस इडियम का इस्तेमाल बेझिझक होकर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट इडियम है ब्रेक अ लेग। अरे भाई, टांगे नहीं तोड़नी है, इसका मीनिंग है गुड लक। जब हम किसी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहते हैं, गुड लक विश करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल तरीके से गुड लक या ऑल द बेस्ट कहने की बजाय हम एक इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है ब्रेक अ लेग। एग्जाम्पल,
When Richa stepped onto the stage for her dance performance, her friends shouted out to her, "Break a leg." जब रीचा अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर चढ़ी तो उसके दोस्तों ने चिल्लाया उसको विश करने के लिए कि ब्रेक अ लेग, गुड लक। ठीक है, आई होप आपको ये इडियम और इसका मीनिंग विद एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट इडियम है टू स्टे अवेक टिल लेट नाइट फॉर स्टडी और वर्क। मतलब किसी काम को करने के लिए रात को देर तक जागना, भले ही वो हमारी पढ़ाई हो या काम हो। बेसिकली हम कह सकते हैं मेहनत करना, रातों को जाकर मेहनत करना। एग्जाम्पल, शी हैड टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू accomplish her goals of winning the debate competition and of course she did it। उसे अपने जो गोल्स थे डिबेट कंपटीशन को जीतने के, उनको अकम्प्लिश करने के लिए रातों को देर तक जाकर मेहनत करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा, और हाँ, उसने ये कर दिखाया। अब इस एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने एक वोकैबुलरी वर्ड लिया है जो कि है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मीनिंग है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफ़िकल्ट दैट यू प्लान टू डू। कुछ भी ऐसा करने के बारे में आपने प्लान किया जो कि करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने उसको कर दिखाया, आप उस काम को करने में सक्सेसफुल हो गए। अब अकम्प्लिश वर्ड को भी आप अपने राइटिंग टास्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं, भले ही राइटिंग टास्क 1 हो, राइटिंग टास्क 2, और अपनी स्पीकिंग के अंदर भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बर्न मिडनाइट ऑयल, बर्न मिडनाइट ऑयल इडियम को भी आप अपनी राइटिंग टास्क 2 के अंदर यूज़ कर सकते हैं और स्पीकिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की हमारी जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है गो आउट ऑफ लिम्ब, जिसका मीनिंग है टू डू और से समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर पीपल। कुछ ऐसी ओपिनियन सामने रखना, सबके कुछ ऐसा बोल देना या कुछ ऐसा कर देना जो कि दूसरे लोगों के मुताबिक बिल्कुल अलग हो, या फिर दूसरे लोगों के खिलाफ जाकर कुछ करना। एग्जाम्पल, while her friends and family members were stopping her, she went out on a limb to act on impulse to travel alone in a new city। जब उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर सब लोग उसे रोक रहे थे, तब वो उन सब के अगेंस्ट जाकर या फिर उन लोगों की ओपिनियन से अलग जाकर उसने नई सिटी में अकेले घूमने की अपनी इम्पल्स को पूरा किया। अब मैंने वहाँ पे गो आउट ऑफ लिम्ब लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा है शी वेंट आउट ऑन अ लिम्ब। तो अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी और वो गो से वेंट हो जाएगी। तो चलिए आज इसमें भी मैंने एक जो है वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया है जो कि है इम्पल्स, और इम्पल्स का मीनिंग है सडन डिज़ायर टू डू समथिंग। कुछ भी ऐसा जो कि अचानक हमारे मन में इच्छा जगती हो कुछ करने की। अब इम्पल्स वर्ड को आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। गो आउट ऑफ लिम्ब को आप अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो आज का नेक्स्ट फ्रेज़ है, आज का लास्ट फ्रेज़ है, वो है इन टैंडम, जिसका मीनिंग है अलॉन्ग साइड ईच अदर और टुगेदर। और एग्जाम्पल के तौर मतलब कि हम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, वाइल आई वॉज ट्राइंग टू प्ले ऑन माई ओन वाइल प्लेइंग इन अ फुटबॉल टीम, माई कोच परसुएडेड मी टू वर्क इन टैंडम। जब मैं फुटबॉल टीम के अंदर खेलते वक्त अकेला खेलने की कोशिश कर रहा था तो मेरे कोच ने मुझे परसुएड किया कि मुझे सबके साथ मिलकर खेलना चाहिए। अरे भाई, टीम होती ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मिलकर ही काम करना पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने एक वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब है परसुएडेड, जिसका जो कि है परसुएडेड। परसुएडेड का मीनिंग होता है, परसुएड का मीनिंग होता है टू मेक somebody do something by giving him or her good reasons। किसी को किसी भी चीज़ का या किसी काम के अच्छे रीजंस देकर उस काम को करने के लिए मनाना। ये था हमारा आज का लास्ट वोकैबुलरी वर्ड। आई होप आपको ये फ्रेजेस, इडियम्स और वोकैबुलरी वर्ड्स पसंद आए होंगे और आप इनको अपने बैंड्स को इंक्रीज़ करने के लिए अपने आइल्स के अंदर ज़रूर यूज़ करेंगे। डेली लाइफ में भी यूज़ कीजिएगा, आपको आदत हो जाएगी और आप उसको आइल्स में ऑटोमेटिकली यूज़ करने लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि मैं आगे और भी ऐसी नई नई
नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और आपको आइल्स को क्रैक करने में आपकी हेल्प करती रहूं। थैंक यू सो मच।